हाँ जी, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे मैंने x प्लस वाई लिखा है तो x और y तो कहलाते हैं ऑपरेंड्स, और ये बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी साइन होता है उसको बोला जाता है ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ये पढ़ेंगे हम लोग कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल देखा था वहाँ दो ऑपरेंड थे, एक्स और वाई, ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, यूनेरी प्लस और यूनेरी माइनस। प्लस सिंपल किसी भी नंबर के आगे आप प्लस लिख सकते हो, और कुछ लिखा है तो मतलब प्लस लिखा हुआ है, या फिर -12, तो बस ये यूनेरी ऑपरेटर है जो कि साइन चेंज होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, इसके अलावा सारे ऑपरेटर हैं वो यूनेरी को छोड़े बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मींस जो दो ऑपरेंड में काम करता है, जैसे x प्लस वाई, इस प्लस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड लगते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर पाइथन में कितने प्रकार के होते हैं ये नाम लिखे हैं सभी: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं देखो, बहुत इजीली समझ में आ रहा है। प्लस को एडिशन बोलते हैं। प्लस कैसे लिखते हैं, सिंपल, जैसे आप प्लस लिखते हो 4 + 6 7। सेम फॉर माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। यहाँ तक तो कोई ये डिवाइड जो मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं उसको पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसे स्लैश लगा के लिखते हैं। देखो 30/5 दिख रहा है, इसका मतलब है कि 30/5 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला ऑपरेटर क्या है, मॉड, कोशेंट और एक्सपोनेंट। ये हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ नाम दे रखे हैं। चलिए देखते हैं हम वापस आके। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर पहला एडिशन इजी है, a + b, 10 + 20 30। सेकेंड ऑपरेशन ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन, जो कि माइनस से रिप्रेजेंट होता है, a - b, कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक में अगला ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, जो स्टार से रिप्रेजेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कीबोर्ड पर जो स्टार लिखा हुआ वो लिखना पड़ता है, a × b। अगला अरिथमेटिक ऑपरेटर डिवाइड करना। डिवाइड को जैसे मैं बता चुका हूं स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला अरिथमेटिक ऑपरेटर है मॉड्यूलस। ये देखिए, ये एक नई चीज है, ये आपने पहले नहीं सुनी होगी मैथ्स में। तो देखो, इससे पहले बता देता हूं कि मैं अगर किसी को डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मैं 17 को 3 से डिवाइड किया, तो 17 तो क्या कहलाता है, डिविडेंड। 3 कहलाता है डिवाइजर। 5 कहलाता है कोशिएंट, और ये जो लास्ट में जो बचता है 2 वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये मुझे रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। अगर मैं 17 को 3 से डिवाइड करता तो आउटपुट क्या आता, 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड करने पे आता ना, लेकिन मॉड्यूलस करने में क्या आता है, रिमाइंडर जो भी बचा। हो सकता है किसी का रिमाइंडर 0 बचेगा ना भाई, 0। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 × 2 = 4, 0। तो यानी कि अगर मैं कोई बोले 4 मॉड्यूलस 2 तो कितना आएगा, 0। लेकिन कोई बोले 4 / 2 तो कितना आएगा, 2। ये आएगा आउटपुट। तो डिवाइड और मॉड्यूलस में कोई डिफरेंस है, तुम्हें समझ में आ चुका है, कंफ्यूज नहीं होना। मॉड्यूलस को मॉड भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट बहुत इजी है, a⁻b। बस ऐसा अगर लिखना है मुझे तो मैं उसको 2 स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं, पावर वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फ्लोर डिवीजन। चलो इससे पहले तो ये देखो कि अगर मुझे 9/2 करना था, आउटपुट क्या आया भाई साहब, 4.5 आया है। लेकिन अगर मैं डबल स्लैश लगा दिया, यानी अगर मैं फ्लोर डिवीजन अगर करता हूं तो वो क्या करता है कि डेसिमल पार्ट को डिलीट कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, खाली आपको इंटीजर पार्ट देगा बस। कई बार मुझे जरूरत पड़ सकती है कि मुझे ऐसा डिवाइड करना है कि डेसिमल पार्ट मेरे पास नहीं आए, सिर्फ इंटीजर पार्ट आए, तो ये क्या करेगा, डेसिमल पार्ट को हटा देगा और आपको इंटीजर पार्ट दे देगा। लेकिन इसमें एक पेच है, अगर ये डिवाइड करने वाले नंबरों में कोई भी माइनस है,
जैसे ये -9/2, देखो ये तो नॉर्मल डिवाइड किया, नॉर्मल डिवाइड किया तो नॉर्मल आंसर आ गया -4.5। लेकिन अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता हूं, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू है तो वो अगला नंबर उठा लेता है। 4.5 था तो उसका अगला इंटीजर क्या होता है 5, तो -5 ले लिया। जबकि यहां इसने ऐसा नहीं करता। तो डेली यूज में आपको जरूरत, वैसे तो इसकी ज़्यादा आएगी, माइनस वाले की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है वीडियो को पॉज करो और इसको समझो। तो देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके हो चुके हैं। अब अगले ऑपरेटर आते हैं जो पाइथन में नेक्स्ट ऑपरेटर है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, कोई वैल्यू असाइन करना, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालना। ठीक है, सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, इक्वल टू। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखते हैं, a = 10, a = 10 या a = 20, a = b, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस और इक्वल दोनों एक साथ लिखा है। देखो ये समझना, प्लस और इक्वल एक साथ लिखा है, इसका मतलब होता है ये। अब देखो a = a + 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a + = 10। a = a + 10 को कैसे लिखा जा सकता है, a + = 10। सेम देखो अगर a - 10 लिखा है, a - 10 को कैसे लिखा जा सकता है, a - = 10। a × 10 को कैसे लिखा जा सकता है, a × 10। सेम जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है सभी को ऐसे लिखा जा सकता है। ये पावर वाला है, a⁻10 को इसने कैसे लिख दिया है, a∩ = 10। अब देखो ये इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लेकिन इस इक्वल टू को छोड़ के बाकी जितने भी मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर है उनको ऑगुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, अब आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर देखो ऑपरेटर कर रहे हैं, मैंने बोला था ना, अब हम बाइनरी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, चाहे वो कंपैरिजन ऑपरेटर हो, चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर हो, चाहे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, किन्हीं दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना। जैसे कि सबसे पहला क्या है, इक्वल टू कंडीशन चेक करनी, क्या x और y बराबर हैं। तो इक्वल टू के लिए सिंगल इक्वल टू काम में नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया है। इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 2 बार इक्वल टू लगा दो। 2 बार इक्वल टू लगाने मतलब अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर बन गया है। अब ये वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो देखो मेरे पास x की वैल्यू है 20, y की 10, क्या x = y है, नहीं है, तो आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर, हमेशा ध्यान रखो, कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बूलियन आएगा। बूल याद आया, बूल मतलब ट्रू या फॉल्स, हमेशा आउटपुट यही आएगा। अच्छा, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को कैसे लिखा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। कोई दिक्कत नहीं, क्या x इज नॉट इक्वल टू y है, आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि हमारी वैल्यू है। इस नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये निशान ग्रेटर देन का लगाओ, लेस देन का लगाओ, दोनों कंबाइन करो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक ही बात है, नॉट इक्वल टू, फिर ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों देखेगा। लास्ट वाला क्या देखेगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये ट्रू फॉल्स क्यों आ रही है वैल्यू, वीडियो पॉज करके देखिए। x की वैल्यू 20 है, y की 10 है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो जाते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आगे चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में 3 तरीके के होते हैं, एंड, और, नॉट। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर काम क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर काम आते हैं किन्हीं 2 कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास 2 कंडीशन है, उनको मुझे ज्वाइन करना है और फाइनल आउटपुट निकालना है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर का फाइनल आउटपुट भी हमेशा बुलियन वैल्यू ही आएगा, यानी या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एंड। एंड में क्या होगा, तो सबसे पहली ये मेरा जो एंड है ये क्या कर रहा है, 2 कंडीशन को ज्वाइन कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 5। बताओ x लेस देन 5 है या नहीं, x की वैल्यू क्या है 20, 20 लेस देन 5 है, नहीं है, यानी इसका ये एक कंडीशन है कंपैरिजन वाली और इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स।
ठीक है, फिर बीच में एंड लगा हुआ है, उसके बाद y लेस देन 10, क्या y लेस देन 10 है? नहीं है, y तो इक्वल टू 10 है, ये भी आ जाएगा फॉल्स। अब एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी एंड का फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों फॉल्स है, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या आया है? फॉल्स आ गया है। तो क्या लिखा हुआ है, एंड क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अभी देखिए, और के नाम से ही पता चल रहा है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो फाइनल आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अब हमारे यहाँ देखिए, इसका आउटपुट ट्रू क्यों आया? क्योंकि देखो x लेस देन 5, x लेस देन 5 है क्या? x की वैल्यू क्या थी हमारी? 20, y की 10, तो x लेस देन 5 है? नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू तो भाई 20 है। y फिर क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन 4 है क्या? हाँ, x ग्रेटर देन 4 है, ट्रू। अब हमारा और था, और के बारे में क्या बोला था? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आ जाएगा, इसलिए ट्रू आ गया है। अब एक लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर बचता है जो कहलाता है नॉट। नॉट का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन को उल्टा कर दो, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो देखिए, मैंने नॉट में क्या एग्जांपल पास किया है, नॉट के अंदर पास क्या किया है, ये ऊपर वाली कंडीशन एज इट इज पास कर दी। अब इस ऊपर वाली कंडीशन का आउटपुट क्या आया था? फॉल्स आया था। तो इस फॉल्स को मैं क्या कर रहा हूँ? नॉट कर रहा हूँ, तो इसने फॉल्स को ट्रू बना दिया। मैंने कहा था आपको, नॉट क्या करता है? किसी भी कंडीशन को उल्टा कर देता है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर एक बार और देखते हैं। यहाँ पे अभी इसका एग्जीक्यूशन है, ये क्या है लॉजिकल ऑपरेटर का, एक बार ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। लॉजिकल ऑपरेटर की ये ट्रुथ वैल्यू टेबल है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यू टेबल। मेरे पास ए और बी कोई दो कंडीशंस हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उन कंडीशंस को मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड करूँगा तो देखो क्या मैंने क्या बताया था, एंड का क्या मतलब होता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब इसका आउटपुट ट्रू आता है। तो देखो, जब ए और बी ट्रू है तब ये ट्रू आया है, बाकी सभी में फॉल्स आया है। तो इसको पॉज करके देखिए, समझिए क्यों ट्रू आया, क्यों फॉल्स आया। लेकिन अगर मैं ए और बी करूं, और बी में क्या था कि ए और बी दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो देखो, ये तीनों ट्रू आ गए। यहाँ फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये दोनों ही फॉल्स थे। इसी तरीके से नॉट ए, देखो सिर्फ ए कंडीशन के आगे नॉट लगा है, ए के आगे, यानी ए का जो भी आउटपुट आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो मेरा ए का आउटपुट क्या आ रहा है? ये लिखा हुआ देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, और ये ट्रू है तो फॉल्स हो गया। इसने इसको उल्टा कर दिया नॉट में। तो ये है ट्रूथ टेबल। ये सिर्फ आपको बताती है कि आपको कंडीशंस कैसे सॉल्व करनी है। अब ए और बी की जगह कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब एक और बात बता दूं, चलो ये ख़त्म करने के बाद बताऊंगा। अभी ये चीज़, अब इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है देखिए साहब। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्स और वाई, यानी कि एक्स कंडीशन है कोई और वाई एक कंडीशन है, बीच में और लगा है। क्या मतलब है? हमारा काम ये है कि एक्स और वाई इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो फाइनल आउटपुट ट्रू लाना है। ठीक है साहब, अब मैंने एग्जीक्यूशन शुरू किया, मुझे पता चला कि एक्स ट्रू है, एक्स वैल्यू क्या आ गई है? ट्रू आ गई है, एक्स वैल्यू ट्रू आ गई है। आगे मैंने देखा और लगा हुआ है, तो मुझे पाइथन को क्या पता चला? और लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे फाइनल आउटपुट ट्रू देना है। और उसे अब यह भी पता चल चुका है कि पहली कंडीशन ट्रू ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि सेकंड कंडीशन यानी कि वाई चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स आए, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स ट्रू आ चुका है, यानी कि दोनों में से तो एक ट्रू है, तो फाइनल आउटपुट तो मेरा ट्रू ही रहेगा। तो इसलिए समय बचाने के लिए पाइथन क्या करता है कि अगर पहला कंडीशन यानी x अगर ट्रू आ गई तो y को कैलकुलेट ही नहीं करेगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चाहे वो ट्रू आए चाहे फॉल्स आए कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको कैलकुलेट करके टाइम क्यों वेस्ट करना। तो वो अगर पहली कंडीशन ट्रू आने पर वो सेकेंड कंडीशन को इवेल्युएट नहीं करेगा। लेकिन अगर x वाला फॉल्स आ गया, एक्स वाला फॉल्स आ गया, तो अब तो वाई करना पड़ेगा, क्योंकि वाई हो सकता है ट्रू आ जाए, तो दोनों में से एक ट्रू हो जाएगा, तब वो सेकंड कंडीशन को इवेल्युएट करेगा।
अब देखिए यही चीज़ अगर मैं एंड में देखूं, एंड वाले में क्या होता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो मान लो एक्स वाली ट्रू आ गई, पहली वाली ट्रू आ गई, तो भी इसको वाई वाला तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वाई फॉल्स आ जाए। तो वाई के ट्रू आने पर ही दोनों ट्रू होगी और फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। तो पहला ट्रू आने पर उसको सेकंड वाला भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एंड में पहला वाला फॉल्स आ जाता है, एक्स अगर फॉल्स आ गया, तो वाई चाहे कुछ भी आओ, चाहे ट्रू आओ चाहे फॉल्स आओ, आउटपुट तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। इसलिए वो क्या करेगा कि एक्स के फॉल्स आने पर वाई कैलकुलेट ही नहीं करेगा, क्यों टाइम वेस्ट करना। समझ आ गया। तो ये देखो यही लिखा है, एक्स और वाई में क्या लिखा हुआ है, वाई इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ एक्स इज फॉल्स। सेम एक्स एंड वाई के लिए वाई इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ एक्स इज ट्रू। इसको पॉज करके रीड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नॉट एक्स वाला, अब नॉट एक्स में गलती कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने बताया था ये उल्टा कर देता है, कुछ नहीं करता है। अब उल्टा करने में कहाँ दिक्कत, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब मैंने ये नॉट कहाँ लगा रखा है, इस ब्रैकेट पे नॉट लगा रखा है, ए इक्वल टू बी पे, यानी ए इक्वल टू बी का जो भी आउटपुट आएगा उसका नॉट होगा। लेकिन यहाँ देखो अपन ने नॉट कहाँ लगाया है, ए पे लगा दिया है, ए इक्वल टू बी पे नहीं लगाया है। यानी कि पहले ए का नॉट होगा, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो इक्वल टू बी कंपेयर होगा। इसलिए आप ब्रैकेट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इससे आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है और रॉन्ग आउटपुट आ जाएगा। चलिए, हाँ एक बात मैं तुम्हें जो बताने वाला था कि याद दिलाने के लिए बोला था, हाँ अभी हम देख रहे हैं खाली ए और बी देख रहे हैं, हम खाली दो ही देख रहे हैं कंडीशन, लेकिन दो से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है, ए और बी और सी, क्यों नहीं हो सकती, तीन कंडीशन, तीनों में और लगा हुआ है। हो सकता है एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंडीशन भी होती है रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर और आपके सिलेबस में है। अब चाहे तीन कंडीशन हो तो भी और का मतलब तो और ही रहेगा। और का क्या मतलब था कि इन तीनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो फाइनल आउटपुट ट्रू आ जाएगा। यही अगर इस और की जगह पर अगर एंड होता तो क्या आता, एंड का मतलब है कि तीनों ट्रू होनी चाहिए तभी फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा। तो दो से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितनी ही कंडीशन हो सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल एंड और का लगाओ। अभी एक बात और, ए और बी एग्जाम्पल देखना, ब्रैकेट मैंने लगाया है, एंड सी। अब देखो एंड और दोनों एक साथ यूज कर लिए, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। अब मैंने पहले यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा ए और बी, इसका जो भी आउटपुट आएगा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो वो सी के साथ एंड हो जाएगा उसकी एंड चलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे एग्जीक्यूशन आगे से आगे चलता रहेगा। एंड और मिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई रियल लाइफ में जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो मैं तुमको बोलूँगा कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स का नाम निकालो जिनकी सिटी उदयपुर हो, तो मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी सिटी उदयपुर हो। फिर मैं बोलूँगा या तो उनकी सिटी उदयपुर हो या फिर वो क्लास 11th में पढ़ते हो, तो मुझे एक और लगानी पड़ेगी साथ में, क्लास इक्वल टू 11। हो गया ना भाई, सिटी इक्वल टू उदयपुर और सिटी इक्वल टू 11। फिर मैं तुम्हें और बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा करो कि अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो तो वो केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हो, तो मैं इन पूरे के साथ और लगा दूंगा, स्कूल इक्वल टू केवी। तो ऐसे ऐसे कंडीशन कॉम्प्लेक्स होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें बोलूँ कि उस स्टूडेंट को फ़ी कंसेशन दो जो बीपीएल है, तो बीपीएल इक्वल टू ट्रू, साथ में एंड वो क्लास 11th में पढ़ता हो, 11th में पढ़ता है तो एंड लगा दिया। तो एंड और ये नॉट आप कंडीशन की आपको प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रैक्टिस होगी, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर काम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। हाँ जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुम्हें एक छोटा सा फंक्शन के बारे में बताता हूँ। आईडी नाम का फंक्शन होता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10, अगर मैं करता हूँ प्रिंट आईडी का x, आईडी ऑफ x, तो ये मुझे उसका मेमोरी एड्रेस दे देगा।
मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स होता क्या है, कंप्यूटर में मैं कभी भी कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो मेरी कंप्यूटर की मेमोरी है, मान लो एक, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 10, ये क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन बना देगा, उस लोकेशन का नाम दे देगा x और उसमें वैल्यू डाल देगा 10। तो ये जो लोकेशन है इसका कुछ एड्रेस तो होता होगा, मेमोरी में एड्रेस तो होगा, ऑफ कोर्स एड्रेस नहीं होगा तो मेमोरी पे वो फैच कैसे करेगा। तो ये एड्रेस कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है वैसे, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि चलो ये एड्रेस है, तो आईडी मुझे क्या रिटर्न करता है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देता है, ठीक है। अभी ये जो मैंने तुम्हें बताया है, अब मैं पहले बताता हूँ अदर लैंग्वेजेस में, पाइथन को छोड़ के दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, सभी सी प्लस प्लस, जावा, .NET सब में क्या होता है। मैंने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, एक्स नाम का मेमोरी लोकेशन बन गया, उसमें वैल्यू डाल दी। फिर मैंने वाई नाम का वेरिएबल बनाया, मेमोरी लोकेशन बन गई वाई नाम की, उसमें वैल्यू, उसमें भी मैंने 10 डाल दी, हो सकता है दोनों में 10 10 हो। फिर मैंने जेड नाम का वेरिएबल बनाया, जेड के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 20। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक 3 वेरिएबल बन चुके हैं, तीनों ने जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है मेमोरी के अंदर। सपोज इंटीजर 4 बाइट लेता है, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो कितनी जगह हो गई, 4 बाइट तो एक्स की, 4 बाइट वाई की और 4 बाइट जेड की, 12 बाइट मेमोरी मेरी रिजर्व हो चुकी है, 12 बाइट मेमोरी चली गई मेरी, ठीक है। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है, लेकिन पाइथन वालों ने सोचा कि यार बहुत टाइम वे, ये तो मेमोरी को और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो उन्होंने बोला कि जब ये एक्स और वाई के अंदर वैल्यू तो सेम है, तो क्यों ना इन सेम वैल्यू को मैं कुछ एक लेके चलूँ। तो ये क्या करता है कि अगर आप सेम वैल्यू डाल रहे हो किसी वेरिएबल में, मैंने पहले 10 वैल्यू डाली x में, अब मुझे y में भी अगर 10 डालना है तो वो y नाम का नया मेमोरी एड्रेस क्रिएट नहीं करेगा, y को भी x की मेमोरी लोकेशन पर ही लेके पॉइंट कर देगा। यानी अब x और y दोनों एक ही जगह पॉइंट है और दोनों की वैल्यू 10 है। कल को जाके अगर मैं y की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, y 20 कर देता हूँ सपोज, तब वो जाके y के लिए नया स्पेस बनाएगा, लेकिन अगर सेम वैल्यू है तो उसी मेमोरी लोकेशन को यूज़ करेगा। तो देखो मेरा जो पहले वाला एग्जांपल था, मेरे 12 बाइट यूज़ हो रहे थे, अब उसमें से मेरे 8 बाइट ही यूज़ होंगे, यानी अपना प्रोग्राम ऑप्टिमाइज हो गया। तो अब यही समझाने के लिए देखो मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, x की वैल्यू 10 है, मैंने इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट किया, ये एड्रेस आया, y की वैल्यू 20 है, इसका मेमोरी एड्रेस ये आया, z की वैल्यू देखो, z की वैल्यू मैंने 10 डाली और जब z का मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराया तो देखो x और z का मेमोरी एड्रेस सेम आया है, यही जो हमने अभी डिस्कस किया था यही बात आई है, ठीक है। इसी तरीके से फिर अपन ने जब बाद में जाके b में भी 10 डाला तो देखो b का एड्रेस भी वही आया है जो z का, यानी कि z, b और x z और b का सेम मेमोरी लोकेशन है, तीनों वेरिएबल उसने वही पॉइंट आउट कर दिया। तो आईडी फंक्शन ये काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब क्या होता है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स विथ सेम मेमोरी लोकेशन। ये कंपेयर देखो वेरिएबल कैसे कंपेयर होते हैं, 2 तरीके से कंपेयर होते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, कि भाई x की वैल्यू y के बराबर है क्या, ये क्या चेक करता है, उसकी वैल्यू चेक कर रहा है। लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम में मुझे वैल्यू नहीं चेक करनी, उसका मेमोरी एड्रेस चेक करना है, जैसे कि मैंने बताया था मेमोरी लोकेशन, इसमें वैल्यू 10 है, इसका नाम भी x है, इसका भी y है। अब मैं अगर x इक्वल टू y चेक करूं तो ट्रू आएगा बिल्कुल, x और y की दोनों की वैल्यू 10 है। लेकिन मुझे देखना है कि ये x और y दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पर भी हैं क्या। वैसे तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से तो x और y सेम मेमोरी लोकेशन पे होने चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर दोनों सेम नहीं भी होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो फिलहाल तो मुझे देखना है क्या x और y सेम मेमोरी लोकेशन पे है, तो उसके लिए ये आइडेंटिटी ऑपरेटर काम आता है। सबसे पहला क्या है, इज, कैसे लिखा है, x इज y, इसमें ट्रू कब आएगा, इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, अगर दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा ट्रू। इज नॉट, अगला क्या है, इज नॉट, इज नॉट में क्या है, ये कब ट्रू आएगा, अगर दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन पर
लोकेट नहीं कर रहे हैं, यानी इज का उल्टा इज नॉट। ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इजी है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी की किताब से समझ में नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मैंने तीन बनाए, वेरिएबल बनाए, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 10। अब देखो हमने क्या बोला था, जैसे ही मैंने a नाम का वेरिएबल क्रिएट किया होगा तो a एक मेमोरी लोकेशन चली गई, फिर b बनाया तो b बनी गई, b के लिए 20 बन गया है। फिर जैसे ही मैंने c बनाया तो कंप्यूटर ने देखा कि भाई c की वैल्यू तो 10 है, तो इसने a और c को एक ही जगह पॉइंट कर दिया। अब मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, a इज c। a इज c तो है ही नहीं भाई, a और c का तो एड्रेस, सॉरी पहला मैंने बोला a इज b, सॉरी माय मिस्टेक, a इज b। a इज b फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि a अलग जगह b अलग जगह है। लेकिन a इज c ट्रू क्यों आया, क्योंकि a और c दोनों एक ही जगह पर है। ये बात और डिटेल में समझने के लिए हम लोगों ने उसका मेमोरी एड्रेस भी प्रिंट करवा दिया। चलो आईडी प्रिंट करवा, तो देखो a और c का एड्रेस एक ही आ रहा है, तो इज यहां पर काम आया। अब बताओ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ये a इज नॉट c का आउटपुट क्या आएगा, a इज नॉट c का आउटपुट क्या आएगा। इज नॉट क्या होता था, इज का उल्टा होता था। तो वापस वीडियो को देखो, पॉज करो, a इज नॉट c का आउटपुट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे चलते हैं हम लोग, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है हमारा, इक्वल टू ऑपरेटर वर्सेस आइडेंटिटी ऑपरेटर, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। a की वैल्यू 10 है, b की भी 10 है। मैंने लिखा क्या a b है, तो वो भी ट्रू है क्योंकि a और b दोनों इंटीजर हैं, एक ही जगह पॉइंट कर रहे होंगे तो मेमोरी लोकेशन दोनों की सेम होगी। a इक्वल टू b है क्या, वो भी ट्रू है। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, दोनों ट्रू आ गए। आगे चलते हैं, अब क्या है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो मैंने S1 नाम की स्ट्रिंग बनाई है, वैल्यू क्या डाल दी उसमें, देवेंद्र डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने S2 नाम की स्ट्रिंग और बनाई, लेकिन उसकी वैल्यू मैं यूज़र से ले रहा हूँ, लेकिन यूज़र में भी मैंने वही वैल्यू डाली है जो S1 में डाली थी, S2 भी देवेंद्र हो गया। इसका मतलब अब मैंने देखो क्या प्रिंट किया, क्या S1 इक्वल टू S2 है, बिल्कुल है। S1 और S2 की दोनों की वैल्यू देवेंद्र है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो S1 और S2 दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहे होंगे। लेकिन देखो यहां जब मैंने प्रिंट करवाया S1 इज S2 तो क्या आया है, फॉल्स आया। इसका मतलब हुआ क्या होगा, S1 के लिए अलग मेमोरी बनी है, S2 के लिए अलग बनी है, जबकि दोनों की वैल्यू सेम है। फिर अलग क्यों बनी भाई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने S3 नाम का वेरिएबल और बनाया, उसमें भी वैल्यू मैंने देवेंद्र डाली, फिर मैंने प्रिंट करवाया S1 इज S3, इस बार ट्रू आ गया। ये क्या हो गया भाई, S1 और S3 तो ट्रू हो गया और S1 और S2 फॉल्स है, जबकि S1 S2 S3 तीनों की वैल्यू देवेंद्र है। तो इसका मतलब अब हो ये रहा है, यहां पर देख के जो मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, S1 और S3 एक ही मेमोरी लोकेशन पर है, S2 अलग मेमोरी लोकेशन पर है, जबकि दोनों में वैल्यू सेम है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था अगर सेम वैल्यू होती है तो मेमोरी लोकेशन सेम चलता है, तो यहां ऐसा क्यों हुआ। तो अब होता है क्या है कि कुछ अपवाद हैं, मतलब जहां पर सेम मेमोरी लोकेशन वाला फंडा नहीं चलता है। वो कहां कहां नहीं चलता है, अब मैं तुम्हें ये बताता हूं। चलिए आगे चलते हैं। पहला, अगर आप इनपुट फंक्शन यूज करते हुए कोई स्ट्रिंग या फिर कोई फ्लोट वैल्यू ले रहे हो, कंसोल से मतलब यूजर से इनपुट यूज करते हुए ले रहे हो, तब मेमोरी लोकेशन अलग अलग बनेगा। या फिर कोई बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है, बिग इंटीजर विद मैनी डिजिट्स, तब भी मेमोरी लोकेशन सेम बनेगा। अब क्या मतलब हुआ भाई, मैंने a इक्वल टू 10 लिखा, b इक्वल टू 10 लिखा, तो मेमोरी सेम बनेगी। लेकिन अगर मैंने a इक्वल टू 10 नहीं लिखा, 1 0 2 4 8 कोई बहुत बड़ा इंटीजर नंबर लिया है, तब मेमोरी लोकेशन a और b की अलग अलग बनेगी। b को भी मैंने 2 4 8 5 जो वैल्यू a की ली सेम वैल्यू b की ली, लेकिन a और b दोनों की वैल्यू बहुत बड़ा इंटीजर है, तो दोनों का एड्रेस अलग अलग बनेगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गई हमारी, सेकंड क्लियर हो गई है। फर्स्ट वाली क्या थी, इंटीजर को अगर मैं कंसोल से ले रहा हूं, यानी यूजर से, कैसे लेते थे, ऐसे इनपुट या फ्लोट की जगह क्या लिख देते हैं, INT इंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिया मैंने तो मेरा फार्मूला वही चलेगा कि सेम वैल्यू पर
सेम मेमोरी लोकेशन रहेगी, लेकिन अगर मैं इंटीजर के अलावा या तो स्ट्रिंग ले रहा हूँ या फ्लोट ले रहा हूँ तब मेमोरी लोकेशन अलग अलग बनेगी। अब वापस हमारे इस एग्जांपल पे आ जाओ। S1 और S2 ये फॉल्स क्यों आया था? क्योंकि S1 तो मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिखी और S2 देखो इनपुट फंक्शन यूज करते हुए ली है, इसलिए S2 का मेमोरी लोकेशन अलग बना है। लेकिन S1 इज S3 ये ट्रू क्यों आया? क्योंकि S3 भी मैंने इनपुट से नहीं लिया है और S1 भी इनपुट से नहीं लिया है, इसलिए दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। लेकिन S2 मैंने इनपुट से लिया था, इसलिए उसकी मेमोरी लोकेशन अलग बन गई है। तो ये आउटपुट के अंदर तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल ये लिखा हुआ आएगा और ये सब मैं छुपा दूंगा, बोलूँगा इसका आउटपुट लिखो, तो आपको आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम देखिए फ्लोट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। फ्लोट वैल्यू को मैंने इनपुट से लिया, देखो तो a इक्वल टू बी किया तो आया है ट्रू, क्योंकि मैंने दोनों में 2.3 डाली है, b की भी 2.3 डाली और a की 2.3 है ही। लेकिन जब मैंने a इज b प्रिंट किया तो क्या आया है? फॉल्स, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है जो कि इनपुट से ली गई है। और यही फ्लोट वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट ले लेता बिना इनपुट फंक्शन यूज़ किए हुए तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शायद ये लास्ट है। अब लास्ट ऑपरेटर बचता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत इजी है, आप लोगों ने डेटा टाइप के मेरे वीडियो के अंदर देखा होगा। ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट। और ऐसे ब्रैकेट वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? टपल। तो ये क्या करता है मेंबरशिप ऑपरेटर? ये पता लगाता है कि क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो एग्जांपल देखो, पहले आपको समझ में आ जाएगा। एक्स नाम की मेरी एक लिस्ट है, उसमें वैल्यू है उदयपुर, जयपुर, 2003 और बाड़मेर, 4 वैल्यू है। मैंने क्या प्रिंट किया है? बाड़मेर इन एक्स। क्या बाड़मेर नाम की वैल्यू एक्स में है क्या? बिल्कुल है एक्स में, तो आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। नहीं होती तो आउटपुट क्या आता? फॉल्स आ जाता। तो मेंबरशिप ऑपरेटर सिर्फ ये पता लगाता है कोई वैल्यू लिस्ट या टपल में है या नहीं। तो ये दो तरह के होते हैं, इन और नॉट इन। इन ट्रू कब होगा? जब वैल्यू प्रेजेंट है, और नॉट इन कब प्रेजेंट होगा? जब वैल्यू नहीं प्रेजेंट है। डिक्शनरी पर भी ये चलता है, अपने डेटा टाइप में देखा था, डिक्शनरी पे चलता है, लिस्ट पे चलता है, टपल पे चलता है और इवन स्ट्रिंग में भी चलता है। अब स्ट्रिंग में कैसे चलेगा? ये स्ट्रिंग है देवेंद्र नाम की, मैंने बोला ई इन एस, एस की वैल्यू देवेंद्र है, ई इन एस, तो देखो ये पर्टिकुलर की वर्ड को भी स्ट्रिंग में सर्च मार रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। तो होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसको वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे पूछो, पढ़ो, हम अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।